और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, 33% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर के साथ। नए साल पर सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, श्रमिकों की सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की गई है। तो वहीं श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का ऐलान भी सीएम ने किया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के साथ मनाया नया साल। बघेल ने पंजीकृत मजदूरों को बांटे कंबल। हर साल श्रमिकों के साथ नए साल की शुरुआत करता हूं, सीएम ने कहा। तो वहीं श्रमिक परिवारों को शासन योजनाओं का लाभ मिलता है। तो आज श्रमिकों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इस दौरान उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी। पंजीकृत मजदूरों को कंबल बांटे गए। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई की उचित व्यवस्था, ताकि उन्हें सही तरीके से शिक्षा मिल सके। और नए साल पर श्रमिकों की सहायता के लिए 10,000 से बढ़ाकर 20,000 सहायता राशि की गई है। और निःशुल्क प्रशिक्षण देने का ऐलान श्रमिकों के बच्चों के लिए सीएम ने किया है। तो इस दौरान से हमने सभी को संबोधित भी किया। उनका यह भी कहना है कि नए साल की शुरुआत वे श्रमिकों के साथ करते हैं और कुछ बड़ी सौगातें भी वे हर बार देते आ रहे थे। और इस बार भी उन्होंने जो सहायता राशि है वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का फैसला किया। और जैसे ही इस बात की घोषणा की गई, जो वहां पर हितग्राही मौजूद थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। नए साल का बड़ा तोहफा श्रमिकों को सीएम भूपेश बघेल ने दिया। तो आप ये देखिए कि श्रमिकों से उन्होंने सीधे बातचीत भी की, उनसे मुलाकात भी की। और इस दौरान उन्होंने मंच से सभी श्रमिक भाइयों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने किस तरीके से प्रदेश में और विकास के काम करना है, श्रमिकों की मदद के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कैसे काम करना है, इस पर भी बातचीत की। और साथ ही जो उनके बच्चे हैं उनके निःशुल्क पढ़ाई का भी ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। उनका यह भी कहना था कि आने वाले समय में भी उनके लिए बेहतर काम करने की कोशिश सरकार की है। नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि और जीवन का आधार मजबूत किया जा सके, बच्चे अच्छे से स्वस्थ रहें, खा पी सकें, पढ़ाई कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, आज का दिन बहुत ही खास है, नए साल की शुरुआत हो रही है और देखा यह गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रमिकों के बीच पहुंचे, कई बड़ी सौगातें भी दी गई इस दौरान। हेलो हेलो जी देखिए रेणु, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 9 वर्ष का पहली सुबह है और जो तमाम जो श्रमिक वर्ग हैं उनसे मुलाकात की, उनके साथ चाय भी पिया। और 4 बड़ी घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। नौनी सशक्तिकरण की जो योजना का जो राशि है वो 10,000 से बढ़ा करके 20,000 कर दी गई। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से कहा है कि अब जो श्रमिक के बच्चे हैं, कामगार के जो बच्चे हैं, वो सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि हायर एजुकेशन क्षेत्र में जो एयर फोर्स लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और ये अच्छी बात कही जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चों की जो हायर एजुकेशन जो पढ़ाई करते हैं, MBBS हो चाहे BDS हो, तमाम जो पढ़ाई है उसको जब करते हैं तो उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि उनके पढ़ने की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे जब पढ़ने जाएंगे तो उनके रहने खाने की भी व्यवस्था है, सरकार है वो मुफ्त में करेगी। इसके अलावा 2,000 रुपया जो स्टेशनरी जो खर्च है वो भी देगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उनको बढ़ाने के लिए और खास करके एजुकेशन की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार का एक अहम जो घोषणा है वो कहा जा सकता है। और इस घोषणा के बाद आने वाले समय में जो निचले वर्ग के लोग जिसे माने जाते हैं, जो श्रमिक रहते हैं, उनका परिवार है, उनका उत्तरोत्तर विकास
होगा, इसलिए एक जो घोषणाएं हैं उसे आम घोषणा कही जा सकती है। जी रेणु। जी बिल्कुल, और साथ ही श्रमिकों के जो बच्चे उनको निःशुल्क जो शिक्षा की सौगात मिली है वो वाकई में काबिले तारीफ है। उनका ये भी कहना है कि आगे आने वाले समय में भी और बेहतर तरीके से जो श्रमिक हैं उनका आधार मजबूत हो सके, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सके, और भी कई योजनाएं चलाई जाएंगी आने वाले भविष्य में। युगल। जो राजनेता होते हैं या फिर मुख्यमंत्री होते हैं जो दिन की शुरुआत श्रमिकों के साथ करते हैं, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए और चूंकि शरद ऋतु का वक्त है, ऐसे में उन्होंने कंबल वितरण किया। जो हितग्राही हैं उन्हें 2,50,00,000 रुपए के जो अन्य जो सामग्री है उसका वितरण किया। साथ ही साथ कामगारों के साथ उन्होंने बैठकर चाय भी पी, उनके लिए जो स्वल्पाहार और भोजन की व्यवस्था थी वो तमाम लोगों ने किया। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में जो श्रमिक वर्ग है उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए आगे उनके जो परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं जो हाईली एजुकेटेड हो सके उस दिशा में काम किया जाएगा। हर साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं और जो श्रमिकों के कामगारों के साथ बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी जो इस तरह से जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए बेहतर कदम है वो सरकार उठा पाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल। आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और आप ये देखिए कि आने वाले समय में भी और बेहतर भविष्य बने श्रमिकों के बच्चों का, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर कब हम रुक करेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। आरक्षण पर बीजेपी का दोहरा चरित्र, विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने पर राज्यपाल को घेरा, 1 महीने बाद भी हस्ताक्षर नहीं करना हठ धर्मिता। सीधे तौर पर अब राज्यपाल पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल, उनका ये कहना है कि लगातार बोला जा रहा है, बताया जा रहा है विधेयक पास हुआ सर्वसम्मति से, उसके बावजूद हस्ताक्षर अभी तक क्यों नहीं किए गए। जो बिल है जो विधानसभा के ही मतलब वो संपत्ति कहलाती है, वो विधानसभा से निकल के राजभवन गया है, वो बिल अटका हुआ है। सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल को सीधा चाहिए कि यदि या तो हस्ताक्षर करे या विधानसभा को लौटाए, 2 ही काम है। लेकिन अभी तक के अब फिर से 2 दिसंबर की बात है, आज 2 जनवरी कल आ जाएगा, फिर से सत्र शुरू हो रहा है। तो लेकिन अभी 1 महीने बीतने के बाद भी राज्यपाल जी की हठधर्मिता है, कहिए कि पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं का, नौजवान युवक युवतियों का जो नौकरी करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 जनवरी से 6 जनवरी तक सत्र चलेगा और सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष की पुख्ता तैयारी है। आरक्षण विधेयक और जनहित के मुद्दे पर घमासान होने, आपको देखिए कि विशेष सत्र बुलाया गया था, 1 महीने हो चुके हैं और अभी तक हस्ताक्षर उसमें नहीं हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण विधेयक को लेकर कहीं ना कहीं हंगामे के आसार बनेंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही तैयार हैं इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है दस्तखत करने के लिए, लेकिन राज्यपाल के दस्तखत न होने की वजह से सियासत गरमाई हुई है। तो 2 जनवरी यानी कि कल से सत्र की शुरुआत होगी और इस दौरान सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना बन रही है। सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष पुख्ता तैयारी करके बैठा हुआ है। आरक्षण विधेयक और जनहित के मुद्दों को लेकर घमासान होने के पूरे आसार हैं। तो खास तौर पर आरक्षण विधेयक को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया था और उस दौरान भी जिस तरीके के आसार बने थे आपको दिखाए गए थे, हंगामा हुआ। इसके बीच में सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक प्रस्ताव को पास किया गया, अभी तक साइन नहीं हुए और जाहिर सी बात है इसको लेकर हंगामा हो सकता है। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, कल से जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जाहिर सी बात है कि 1 महीने हो गए और अभी तक विधेयक जो आरक्षण है उस आरक्षण विधेयक उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए, इसको लेकर काफी गहमा गहमी के आसार बनने वाले हैं।
देखिए रेणु, जब विधानसभा का शीतकालीन जो सत्र है वो शुरू होगा तो हंगामेदार सत्र होने के पूरी तरह से आसार है। और आज भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि सरकार को किस तरह से घेरा जाए। लेकिन सरकार भी जवाब देने के लिए और विपक्ष को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। और पहले भी जो कांग्रेसी है, जो विधायक हैं, उन लोगों ने रणनीति है वो तय कर ली है। और जिस तरह से आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के यहाँ पर रार मचा हुआ है, लकीरें खींची हुई हैं और राजभवन से लेकर के सरकार के बीच जो खाई गहरी होती जा रही है उसमें किसी तरह से अभी सुलह के आसार हैं या फिर हस्ताक्षर होंगे वो देखने को नहीं मिल रहा है। और लगातार सरकार है वो हमलावर हो रही है। वहीं अभी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने खास बातचीत में यही कहा है कि जो बीजेपी सदन में सिर्फ हंगामा मचाती है और उन्होंने बीजेपी से आग्रह भी किया है कि सदन में कोई जो प्रस्ताव लाए तो जो जनता के हित में हो ऐसा प्रस्ताव लाए और उस पर समिति बिल्कुल बनाई जा सकती है। तो लगातार जो सत्ता पक्ष है वो बीजेपी पर हमला लगातार कर रही है। और दूसरी ओर साफ तौर पर जो अजय चंद्राकर ने पहले भी कहा है कि अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, तो ऐसे में जो संवैधानिक जो सदन है, विधानसभा है, वहां वो बात तो रखेंगे लेकिन उम्मीद सरकार से नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि सदन में जब चालू होगा, सत्र जब चालू होगा तो हंगामेदार होगा और हंगामा के आसार भी लगातार जो बने हुए हैं। जी बिल्कुल, हंगामे के आसार भी बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तमाम अन्य मुद्दों को लेकर भी विपक्ष तैयारी में है, तो वही सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी में है जवाब देने के लिए। रायपुर से एक और अहम खबर है, जहां भाजपा विधायक दल की बैठक आज होनी है। शाम के वक्त बीजेपी दफ्तर में बैठक होगी। विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और कल से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र, जहां सरकार को घेरने और स्थगन प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। भाजपा ने हर दिन स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। तो आप ये देखिए कि भाजपा यानी कि विपक्ष की जो तैयारी है वो देखने को मिलेगी और हर दिन स्थगन प्रस्ताव लाने की बात भाजपा कर रही है। और खबर रायपुर से, जहां कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र पर मोहन मरकाम का बड़ा बयान। सरकार ने प्रारंभिक तैयारी कर ली है। मोहन मरकाम का बयान है, विपक्ष के हर मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बीजेपी के वॉकआउट का मतलब उसने तैयारी नहीं की। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोहन मरकाम का ये बयान आया है। शीतकालीन सत्र है, हमारी सरकार अपनी प्रारंभिक तैयारियां कर ली है। विपक्ष जो भी प्रस्ताव लाएगा, चाहे ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, हर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। भारतीय जनता पार्टी स्थगन लाके सदन से वॉकआउट करती है, बाहर जाती है, इसका मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां नहीं कर पाती, मगर हो हल्ला करके समय बर्बाद करना चाहती है। मगर हमारी सरकार विपक्ष के हर जवाब प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। क्या लगता है ये जो 2 तारीख को हंगामा हुआ था, उस तरीके का हंगामा फिर देखने को मिल सकता है सदन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ हंगामा करने से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। तार्किक ढंग से अगर कोई मुद्दे रखती है तो सरकार उस पे चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मगर जब विपक्ष कोई प्रस्ताव लाता है तो और उस प्रस्ताव में चर्चा न करके हंगामा करके समय बर्बाद करना, सदन की गरिमा को भी ख्याल नहीं करते विपक्ष के साथी। तो मैं निवेदन करूंगा विपक्ष के साथियों से, कोई बात लाए, सरकार के संज्ञान में लाए तो सरकार जरूर उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के 70 समाज से अधिक समाजों को हमने पत्र लिखा था और अधिकतर समाज आए थे, कई से टेलीफोन से भी चर्चा हो गई थी, उन्होंने समर्थन देने का बात कही है। तो हम निवेदन किए हैं कि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, छत्तीसगढ़ की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देने की लड़ाई है। इसलिए हमने 3 तारीख को जन अधिकार रैली में हमने निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आपके समाज भी शामिल हो। अधिकतर समाज ने शामिल होने का बात कही है। सतनामी समाज जरूर उसमें उनके आरक्षण को लेकर कुछ बातें सुझाव दिया है, तो उन बातों को भी हम सरकार के पास रखेंगे और उसका कैसे बेहतर निराकरण हो उस पर भी हम पहल करने का हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन।
और खबर रायपुर से, जहां नए साल में अनियमित कर्मचारियों का हल्ला बोल। जी हां, नियमितीकरण की मांग को लेकर 15 जनवरी को बैठक। राजधानी के धरना स्थल में होगी मीटिंग। 50,000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी होंगे शामिल, जहां जॉब गारंटी, पृथक कर्मचारियों की बहाली पर चर्चा, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को बंद करने की मांग की जानी है। तो नए साल में अनियमित कर्मचारियों का हल्ला बोल, 15 जनवरी को बैठक बुलाई गई है। खबर रायपुर से, जहां बीते 24 घंटे में 4 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। रायपुर में 2 और दुर्ग और बालोद से एक मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे के दौरान 1274 सैंपलों की जांच हुई। प्रदेश में 0.31% कोरोना पॉजिटिविटी रेट। 22 जिलों में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। रायपुर में 4, दुर्ग में 2, गरियाबंद में 1 और कांकेर में 1 मरीज का इलाज जारी है। तो आप देखिए कि प्रदेश के तापमान में भी उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। जशपुर जिले में सबसे कम तापमान 9.3 डिग्री दर्ज किया गया। रायपुर में न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोरिया की बात करेंगे 9.6, सरगुजा में 10.9, कोरबा रायगढ़ में 13.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं मुंगेली में 12.4, बिलासपुर में 13.6, दुर्ग में 14 डिग्री तापमान, दंतेवाड़ा में 14.6 और बीजापुर में 16 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बस्तर की बात करेंगे, जहां पर 14.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नया साल यानी 2023 का आगाज हो चुका है। खट्टी मीठी यादों के साथ 2022 विदा हो गया। इस खास पल को यादगार बनाने के लिए प्रदेश के सभी शहरों के होटल, क्लब और रिसोर्ट पूरी तरीके से खचाखच भरे रहे। रात भर लोग 2023 के वेलकम की खुमारी में डूबे रहे। तो वहीं नए साल पर हर तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं। नए साल के आगाज के लिए हर तरफ लोग जहां पिकनिक स्पॉट का रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। साल 2023 के पहले दिन कबरदा के उभरम देव शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग कतारों में लगे दिखे। नए साल के बेहतर गुजरने की कामना करते हुए महादेव से श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद भी लिया। नए साल 2023 का आगाज हो चुका है और नए बरस को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सूरजपुर में भी नए साल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जश्न मनाने के बाद श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, भगवान से आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। साल 2023 का आज पहला दिन है। नया साल की शुभारंभ हो गई है और लोग बेहद उत्साहित है। सूरजपुर जिले में आप देख सकते हैं, जो सूरजपुर जिले में आज साल का पहला दिन लोग मंदिरों में आके पूजा अर्चना करने के साथ में यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान से पूजा अर्चना के साथ में मंगल कामनाओं की कर रहे हैं कि आज जो साल 2023 है वो बेहद खुशहाल हो, लोगों के लिए मंगलमय हो। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग का पहला दिन जो होता है हमेशा देखने को मिलता है कि पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल पर तो वो सेलिब्रेट करते नज़र आते ही हैं। ऐसे में यहाँ जो तस्वीरें नज़र आ रही है कि मंदिरों में काफ़ी भीड़ है, लोग बेहद उत्साहित हैं। हमारे साथ यहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं। भैया क्या लगता है किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, मंदिरों में नज़र आ रहे हैं? 2023 का आप सभी को शुभकामनाएं और शायद 2023 नव वर्ष की शुभकामनाएं शायद भगवान से ही शुरू होती है, इसलिए आप सभी हम मंदिर में आए हुए हैं। तो क्या लगता है किस तरह का होना चाहिए ये जो 2023 का है, 2022 का अनुभव कितना कैसा रहा और 2023 की शुरुआत जो होगी कैसी आप लोग मंगल कामना कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए 2023? 2022 और 2023 में बस मैं ही शुरुआत करूँगी, कोविड पुनः ना आए और भगवान सभी की रक्षा करें और सभी हमारा देश हमेशा सदैव खुशहाल करते रहें।
तो देख सकते हैं मंदिरों में सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं मंदिरों की, ये साल 2023 के लिए जो लगातार जो भीड़ नजर आ रही है मंदिरों में, ये लंबे अरसे के बाद ये तस्वीर नजर आ रही है कि लोग मंदिरों में आके पूजा अर्चना करने के साथ 2023 के सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। तो एक खबर जांजगीर चांपा से, जहां अवैध वसूली मामले में पुलिस को बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठेकेदार से 1 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला है। इलाके में काम करने के बदले मांगी थी रंगदारी। नवगढ़ थाना इलाके में ठेकेदार से की थी मारपीट। पिछले साल 7 जनवरी को मामला दर्ज हुआ था और अब बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। तो अवैध वसूली मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 7 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था। नवगढ़ थाना इलाके में ठेकेदार से मारपीट की गई थी और 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का ये पूरा मामला सामने आया था। तो वहीं जांजगीर चांपा में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। माफियाओं के ठिकानों पर आबकारी और पुलिस की दबिश दी गई। 3000 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। 9000 लीटर महुआ को किया गया नष्ट। 2 अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई की गई है। तो वहीं कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और अब बात करते हैं बालोद जिले के करका भाट की, जहां करीब 16 किलोमीटर के दायरे में महापाषाण कालीन कब्र है। करीब 5000 साल पुरानी होने के साथ ही यहां की कब्रों के भीतर जमीन में कई राज दफन हैं और यहां कब्रों की तादाद 1-2 नहीं बल्कि करीब 5000 है। ये रिपोर्ट देखिए। बालोद जिले के करका भाट गांव में ये है प्राचीन महापाषाणकालीन स्मारक। यहाँ 6 तरह के कब्र हैं और कब्रों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कब्र है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो बड़ा पत्थर है ये भी एक कब्र है और कब्र का जो ऊपर में जो है इसमें पत्थर लगा दिया गया है ताकि इसकी पहचान कब्र के रूप में हो सके। इस तरीके से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कब्र यहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है कि 20 साल पहले यहाँ पर कुछ देश के लोग आए थे और यहाँ पर कैंप लगाकर यहाँ की जानकारियाँ भी जुटा रहे थे। ऐतिहासिक जानकारों की माने तो साल 1990 में भारतीय पुरातत्व अनुसंधान दल करका भाट आया था। टीम ने कैंप लगाकर यहां के बारे में जानकारी जुटाई। कब्रों की खुदाई करने के दौरान कई कब्रों में आदि मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार, भाले, तीर कमान, तलवार मिले तो कई कब्रों में पुराने जमाने के मिट्टी के बर्तन और लोभान चूड़ियां भी मिली। करीब 3 माह तक यहाँ कैंप लगाया गया। अनुसंधान दल की शोध में ये बात भी सामने आई कि ककरा भाटा में जो हजारों कब्र हैं उन्हें 6 कैटेगरी में रखा गया है। 1990 में भारतीय पुरातत्व अनुसंधान दल आया हुआ था सर्वेक्षण के लिए और उनके साथ हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बहुत सारे कब्रों को खुदाई किया और वहाँ उन्होंने 6 प्रकार के कब्र का चिन्हित किए और कुछ कब्रों में सामूहिक रूप से दफनाया गया मिला और कुछ कब्र सिंगल रहा है। तो जहाँ जहाँ सिंगल व्यक्तियों को दफनाया गया है वहाँ उन कब्रों के भीतर में लोभान और कुछ चीज़ें मिली हैं, कोयला मिला है और लोहे के अस्त्र भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, चूड़ियाँ भी मिली है। तो ये जो कब्रें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ख़ास तौर से करका भाट और करका भाट के आसपास के इलाके में वो जो कब्रें हैं 5000 से भी ज़्यादा कब्रें हैं। इन कब्रों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ के कब्रिस्तान की कई अनोखी बातें सामने आई हैं। यहाँ की महापाषाण कालीन कब्रों से ये भी पता चलता है कि इतिहास काल में जब लोगों की मौत होती थी तो उन्हें जमीन में खुदाई करना सिर्फ दफनाया जाता था बल्कि उसे पत्थरों से ढक दिया जाता था। आजकल संरक्षण के अभाव में यहाँ की कब्रों से न सिर्फ पत्थर चोरी हो जाते हैं, साथ ही काफी प्राचीन कब्रिस्तान की जमीन अतिक्रमण का शिकार भी हो रही है। जानकार बताते हैं कि नागालैंड, मणिपुर, कश्मीर और तो और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी ऐसी कब्रें हैं जो एशिया के मानचित्र पर बालोद की पहचान पूरे देश दुनिया में बता सकते हैं।
हालांकि इसके लिए पुरातत्व विभाग की तरफ से पहल करनी होगी। भारतीय अनुसंधान पुरातत्व अनुसंधान आए थे, उन लोगों का ये मानना था कि ये कब्र जो है एशिया प्रसिद्ध है, और उन्होंने ये भी कहा था कि अफगानिस्तान और कश्मीर के कुछ भागों में इसी तरह के कब्र पाए गए हैं, और वही कब्र खास तौर से करका घाट में पाया गया है। इस लिहाज से भी ये कब्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ शासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेता है, पुरातात्विक विभाग इस बात को गंभीरता से लेता है और इसका संरक्षण करता है, ताकि पत्थरों की चोरियां ना हो, ये जो कब्र जो है वो क्षतिग्रस्त ना हो और इसका संरक्षण ठीक तरह से हो सके। टिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। और चलिए अब देखेंगे ब्रेकिंग टॉप 20। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के साथ नए साल की शुरुआत की। श्रमिक परिवारों को शासन की योजनाओं का मिलेगा लाभ। देय सहायता राशि को 10